देखो इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 5 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड एल, ठीक है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ है सेंटर पे, है ना, एट द सेंटर। देखो ये एक डायग्राम दे रखा है, सिंपल सा है, ठीक है। मैं एक बार पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये पूरा का पूरा जो है हमारे को डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, ये वाला जो है वो डायग्राम दे रखा है ना, ये डायग्राम हो गया। और इसके ना या हर जगह जो है प्लस क्यू दे रखा है, ए को छोड़कर, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, ए पर प्लस क्यू नहीं है, ठीक है। और इसके जो सेंटर है ना, सेंटर पे अपने को दे रखा है माइनस क्यू दे रखा है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इसकी जो ईच साइड है ना वो एल है, ये बोल रहा है माइनस क्यू पे नेट फोर्स बताओ। आप कहाँ पे बताओ? माइनस क्यू पे नेट फोर्स बताओ। देखो मैं आपको बताऊँ, सिंपल सी बात है, कहाँ चल रहा है, देखो सिंपल सी बात है। मैं एक बात बताऊँ आपको, यहाँ एक बात समझना, ये बहुत ईजी है, दिखने में थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन बहुत ईजी है। कैसे ईजी है? देखो इस माइनस क्यू पे सारे के सारे फोर्स लगाएंगे, तो इस पे फोर्स कितने लगेंगे? 1 2 3 4 5 फोर्स लगेंगे, क्योंकि इस चार्ज के अलावा कितने हैं? 5 चार्ज है तो 5 फोर्स लगेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अपन, देखो अगर मैं बात करूँ ड्यू टू ई, किसकी बात करूँ? ड्यू टू ई और ड्यू टू बी। आप ये देखो कि मैंने डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या बता रखा है। मैंने बोला कि जिस पे फोर्स निकाल रहे हैं उससे तो मैं कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन जो फोर्स लगा रहा है वो क्या करेगा? अब बी वाला क्या करेगा? इसको बी वाला भाई खींचेगा, क्योंकि क्या है, बी प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो बी वाला क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। बी वाला क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देखो मेरे पास जो है ना ये सारे के सारे जो चार्ज हो गए, मेरे को इन सारे चार्ज की वजह से किस पे निकालना है? माइनस क्यू चार्ज ये जो रखा हुआ है ना, इस पे नेट फोर्स निकालना है। तो एक एक का निकालेंगे। पहले मैं लिखूंगा क्या? ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू। अब प्लस क्यू क्या करेगा? सिंपल सी बात है, प्लस क्यू माइनस क्यू को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। अब यहाँ अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ बी इक्वल टू के क्यू, और ये क्यू मैंने बोला था चिन्ह हमेशा ऑलवेज क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, क्योंकि डायरेक्शन आ जाएगा। अब डिस्टेंस ये वाली बात होगी। अब मैं एक बात बताऊं, जब मैं इसको यहां से मैच कर दूंगा तो आप ये देखो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ये अगर डिस्टेंस एल है तो ये भी कितनी होगी? एल। आमने सामने की फ्रंट की साइड क्या होगी? सेम। और ये एल है तो ये भी क्या हो जाएगी? एल। ऐसे तो यहाँ क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं ड्यू टू, एक बार के लिए इसके फ्रंट वाला ले लेते हैं। फ्रंट वाला क्या है? ड्यू टू ई। ये क्या था? ड्यू टू बी था अपने, और ये ड्यू टू क्या निकाल रहा हूं मैं? ई निकाल रहा हूं। तो ये प्लस क्यू इसके साथ क्या करेगा? वही अट्रैक्ट करेगा इसको। ये अट्रैक्ट इस प्रकार से करेगा, इसको से देट, इसको बोल दो एफ बी, और इसको क्या बोल देते हैं अपन? एफ ई, ठीक है। तो एफ ई का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो सेम है कि दोनों ये रहा, दोनों चार्ज, ये रहा चार्ज और ये रहा चार्ज, तो दोनों चार्ज का मल्टीपल ये आ गया हमारे पास। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई हमारे पास में? एल स्क्वायर। क्योंकि देखो सेम चीज है, इसको यहाँ से ज्वाइन करो आप, तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो सेम, अगर ये एल है तो ये भी कितना होगा? एल। तो आप ये देखो कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और ये दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। अब सेम इसी प्रकार से देखो, ये प्लस क्यू वाला फोर्स और प्लस क्यू वाला फोर्स भी क्या आएगा? फिनिश कर देगा, क्योंकि इस प्लस सी की वजह से फोर्स इधर आएगा और इसकी वजह से फोर्स क्या आएगा? इधर आएगा। तो दोनों फोर्स क्या होंगे? सेम। तो ये भी कट के क्या हो गए? खत्म। तो बताओ ये 1 2 3 4 फोर्स तो खत्म हो गए। अब बताओ बचेगा क्या? केवल ये वाला बचेगा, है ना। तो ये वाला बचेगा, तो इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लो, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना निकल जाएगा? ड्यू टू डी बचेगा, केवल ड्यू टू डी। तो ड्यू टू डी क्या हो जाएगा? एफ डी इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये आंसर आ गया अपना, बस बात खत्म। डायरेक्शन पूछे तो अब सिंपल सी बात है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये एफ डी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? ये। तो ये डायरेक्शन हमारे पास में जो है ना वो ये वाली डायरेक्शन आ गई। बस अगर पूछे तो पूछेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है ना, इसलिए पूछेगा नहीं, बस ये खत्म मामला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था हमारा? एग्जाम्पल नंबर था ये 5, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 देख रहे हैं ना। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या है। एग्जाम्पल 6 में बोल रखा है 2 चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू। याद रखना कैपिटल क्यू 2 चार्ज दे दिया हमारे को, ठीक है। चलो हम लिख भी लेते हैं साथ के साथ। कैपिटल क्यू जो है हमारे को 2 चार्ज दे दिया इसने, ये लो ये 2 चार्ज दे दिया कैपिटल क्यू, ठीक है। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 2a है। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2a। आगे बोल रहा है ए थर्ड चार्ज क्यू और मास m। एक थर्ड चार्ज है जिसका मतलब चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू, और मास क्या है? m है। ये बोल रहा है कि इनके मिड पॉइंट पे रखते हैं, स्मॉल क्यू को यहाँ रखता है, तो ये मिड पॉइंट है, तो बताओ ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? a। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं हम पर। लाइन जॉइनिंग ऑफ द 2 चार्ज, ऑल चार्ज बीइंग ऑफ द सेम साइन। ये बोल रहा है कि तीनों के साइन सेम है,
साइन सेम है तो मतलब इक्विलिब्रियम में तो नहीं है सिस्टम, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए आपको पता है दो के क्या होनी चाहिए, लाइक, और एक थर्ड का क्या होना चाहिए, अनलाइक। तो इक्विलिब्रियम में तो सिस्टम नहीं है। अब सुनो ये क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो तो नहीं है। अगर हाँ ये दोनों अपोजिट साइड में होते तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाता, जीरो हो जाता। तो ये नेट फोर्स जीरो तो नहीं है। ये बोल रहा है कि क्यू को हम है ना डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम इसकी पोजीशन से अलोंग टू लाइन, और उसको डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं, तो इसका टाइम पीरियड बताओ। ये कहने का मतलब ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये फिर ऐसे से ऑसिलेट करेगा, ये क्यों ऐसे से, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब ये दोनों चार्ज के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो बिल्कुल आसान है, देखो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है। हम एक काम करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये कैपिटल क्यू है और ये भी क्या है, कैपिटल क्यू है। हम ये मान के चलते हैं कि जो इसका ये मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे ये चार्ज पहले पड़ा था, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए थी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, ए। मैंने ये सोचा कि इस चार्ज को इधर अपन ने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको डिस्प्लेस करते हैं इसकी लाइन के लोंग, नॉट परपेंडिकुलर, लाइन के लोंग डिस्प्लेस करते हैं। माना कि एक्स डिस्प्लेस कर दिया, अब एक्स डिस्प्लेस कर दिया तो अब ये चार्ज आ गया यहां, अब इसको यहां से छोड़ेंगे तो ये ऐसे से ऑसिलेट करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन दे रहा है, तो क्वेश्चन की बात हम मान लेते हैं। अब यहां पे एक काम करते हैं अपन, सुनो, क्योंकि हमें पता है जब ऐसा एक तरह से ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, मतलब एसएचएम करेगा, और एसएचएम की इक्वेशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एसएचएम की इक्वेशन होती है एफ इक्वल टू, शर्त होती है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। हम अरे ये एसएचएम के लिए शर्त है ना कि एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस के एक्स, यानी कि ये होना चाहिए कि जो फोर्स है ना वो डिस्प्लेसमेंट का क्या होना चाहिए, माइनस के टाइम्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकालना आसान है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है के बाई एम, हमने पढ़ा था इसके अंदर, एसएचएम के अंदर। तो अगर हम कैसे भी करके देखो, कैसे भी करके अगर के निकाल ले तो के की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, क्योंकि ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2π/t का होल स्क्वायर, और विल बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, के बाई एम। ये हमने एसएचएम में पढ़ा है, सारा एसएचएम से कर रखा है। तो देखो आप यहां पे ये समझो, अपन ये देख सकते हैं कि f इक्वल टू क्या है अपने पास, माइनस के एक्स होता ही है, तो एसएचएम की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, एसएचएम की। तो मैं एक काम करता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो हमेशा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर जगह आ सकते हैं, दूसरी जगह भी मिल सकते हैं आपको, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, हमेशा नेट फोर्स निकालना है अपने को। क्या निकालना है, नेट फोर्स। और नेट फोर्स निकालने के बाद नेट फोर्स को निकालना है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट का कोफिशिएंट है उसको पूरी को क्या मान लेंगे अपन, के मान लेंगे, और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। अब सुनो, अब इसमें नेट फोर्स निकालने के लिए एक काम करते हैं कि यहां इसको मानो ए और इसको क्या मान लो, बी मान लो। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ए प्लस एक्स, और इससे और इस चार्ज की कितनी हो जाएगी, ए माइनस एक्स। बोलो क्लियर हो गई। अब एक काम करते हैं इसमें नेट फोर्स। अब बताओ नेट फोर्स ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, तो मैं नेट फोर्स निकालने से पहले निकालता हूं ड्यू टू, चलो मैं नेट फोर्स ही डायरेक्ट लिख देता हूं। एफ नेट क्या होगा, एफ नेट हो जाएगा ड्यू टू ए प्लस ड्यू टू बी, नेट फोर्स। हालांकि एक ही लाइन, अच्छा सर डायरेक्ट कैसे जोड़ दिया आपने, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर को तो हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। इसमें डायरेक्ट इसलिए जोड़ दिया क्योंकि एक लाइन में ही है, क्या है, एक लाइन में डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट जोड़ेंगे या क्या होगा, माइनस होगा, तो विथ साइन आगे रख लेंगे अपन, माइनस होगा या प्लस होगा। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स आए तो प्लस कर देंगे, और अपोजिट आए तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, विथ साइन ले लेंगे अपन। तो एफ नेट निकालने के लिए देखो, अब ड्यू टू ए देखो आप, तो ड्यू टू ए क्या जाएगा, के, दोनों चार्ज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दोनों चार्ज का मल्टीपल, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब समझना है यहाँ पे मेरी बात को। अब इसकी डायरेक्शन बताओ, देखो इस पे निकाल रहे हैं हम नेट फोर्स, इस पे निकाल रहे हैं नेट, है ना। तो बताओ इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, कैपिटल क्यू। हमने क्या बोला कि हमेशा किसको देखना है, जो फोर्स लगा रहा है। अब बताओ ये इसके साथ क्या करेगा, धक्का देगा, क्योंकि तीनों क्या है, सेम नेचर के, तो सेम नेचर पॉजिटिव मान लिया हमने। तो ये कैपिटल क्यू क्या करेगा, इसको पुश करेगा, धक्का देगा, धक्का देगा, तो बताओ फोर्स इधर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो इधर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से एफ ए हो गया, एफ ए। अब बताओ एफ ए की, लेकिन इधर जो डायरेक्शन आती है हमें पता है ग्राफ के अंदर, इधर जो डायरेक्शन आती है वो प्लस आती है, इधर क्या आती है, माइनस आती है। तो इस डायरेक्शन, इसको क्या ले लेंगे हम, प्लस ले लेंगे। अब बताओ इसको देखते हैं, तो इसको देखने के लिए अभी अपन कर लेंगे, ये फिलहाल के लिए तो मैंने प्लस लगा दिया अभी के लिए तो, लेकिन आप ये देखो यहाँ क्या जाएगा, के, दोनों चार्ज का मल्टीपल, ये चार्ज क्या है क्यू और ये क्या है क्यू, तो ये क्यू और क्यू वही हो जाएगा, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब हम डायरेक्शन निकालने के लिए देखेंगे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, तो ये भी इस क्यू को क्या करेगा, धक्का लगाएगा, तो ये धक्का इधर लगाएगा, तो इधर लगाएगा, तो फोर्स इधर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा। अब बताओ ये इधर डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। आगे मेरी बात समझे। अब बताओ एफ नेट विल बी इक्वल टू, हमारे पास में क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो गया ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक जगह ले लिया मैं, है ना।
देखो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके लिखा, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू, है ना, ये तो कॉमन आ गया, इसको तो कॉमन ले लेते हैं अपन स्टार्टिंग से, है ना, तो ये तो स्टार्टिंग से ले लेते हैं, तो एफ नेट इक्वल टू ये तो के क्यू क्यू तो क्या गया, कॉमन आ गया। अब कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक चीज देखो, आप ये के क्यू क्यू तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब इसको सोल्व करेंगे, अब एफ नेट विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू, अब इसको होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, कहां पे आएगा, कहां पे आएगा प्लस, अरे a प्लस एक्स का सब प्लस में को लेंगे, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होते सब क्या हो जाएंगे, माइनस में, तो अपने पास a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और नीचे देखो, अब देखो a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो a प्लस बी a माइनस बी वाला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे इसको, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ओवरऑल यहां से जो वैल्यू आई एफ नेट इक्वल टू वो क्या हो गई, के क्यू क्यू, ये हो गया। अब बताओ यहां से ये माइनस 2x माइनस 4ax, और अब सुनो यहां पे एक खास बात है कि देखो 2a तो इन दोनों के बीच की दूरी थी और x क्या थी, हल्का सा मैंने इसको इधर डिस्प्लेस करके छोड़ा था, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि x है ना a के तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। अरे यार 2a तो इनके बीच की क्या थी, डिस्टेंस थी, x तो क्या था, इसको हल्का सा इधर डिस्प्लेस करके छोड़ना था एसएचएम करने के लिए, कभी अपन होता है ना स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हल्का सा खींच के छोड़ दिया तो वो कंपन करने लग जाती है, तो वैसा सीन है। तो x बहुत छोटा है, अब यहाँ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर, तो मैंने बोल रखा है कि छोटा इंटू छोटा, क्योंकि x बहुत छोटा है, तो छोटा इंटू छोटा क्या होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा कितना, 0, नेग्लिजिबल, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल, तो नेग्लिजिबल हो जाएगा a स्क्वायर की a की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब यहां पर आप देखो बढ़िया तरीके से कि बिल्कुल जो हमारे पास में फॉर्मूला तैयार हो गया ना एफ नेट का, वो क्या गया, एफ नेट विल बी इक्वल टू, यहां से एक काम करें, के को अपन लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, के को, ताकि फायदा मिल जाएगा अपने को करने पिंडे का। देखो यहां पर अपने पास में आ गया एक तो माइनस, है ना, माइनस आ गया, माइनस के बाद में 4 आ गया, है ना, 4, है ना, और क्यू क्यू ए, है ना, क्यू क्यू ए, नहीं देखो इस a को तो अपन a4 से काट देंगे तो a क्यूब आ जाएगा, तो ऊपर तो क्या बचा, q q x, q q x, बस ये बचा ऊपर, नीचे k की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और a क्यूब हो गया अपने पास में, सीधा सीधा ये आ गया। अब मेरे को बताओ अगर मैं इसकी तुलना करूं f इक्वल टू माइनस के एक्स से, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, k हो गया। इसमें से देखो 4 से तो 4 क्या हो गया, कट गया, तो मेरे पास यहां से जो k की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, q q डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, ये k आ गया। अब बताओ एसएचएम के लिए हमारे को बताया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, k बाई m, है ना, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k की वैल्यू क्या हो गई, q q, और ये हो जाएगा m पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, ओमेगा को हम क्या लिख देंगे, 2 पाई अपॉन t का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा q q m पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, हो गया। अब बताओ इसमें क्या करेंगे, बस अब तो हो गया, इसका ये हो जाएगा अंडर रूट में प्लस में लेना है, क्योंकि टाइम ऑलवेज क्या होता है, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, q q m पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन t, बस हो गया, t को उधर ले जाएंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये टाइम पीरियड हमारा आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये ना, क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, बस x डिस्प्लेस करना है अपने को। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमें क्या करना है, मिड पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करना है, फिर उस पर क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, किसी भी सिचुएशन में हो उस पर क्या निकाल लो, नेट फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, k हो जाएगा, बस उस k को क्या लिख दो फिर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई m लिख दो, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा ही रखा है किसमें, एसएचएम के अंदर, बस वहां से क्या आ जाएगा, उसका टाइम पीरियड जो है वो निकल जाएगा। इससे कठिन क्वेश्चन नहीं बनता इसके अंदर। देखो एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर अपने को दे रखा है कि वही दो चार्ज दे दिए, ठीक है, ये कैपिटल Q और कैपिटल Q, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस अपने को a दे दी, और ये डिस्टेंस में कितनी दे दी, a दे दी, ठीक है। ये बोल रहा है कि यहां पे मिड में एक पॉइंट चार्ज रख रखा है Q, ठीक है। इस बार ये बोल रहा है, देखो क्लियर लिख रखा है, मिड पॉइंट ऑफ टू चार्ज नाउ माइनस Q रख रखा है, माइनस Q रख रखा है, और ये दोनों प्लस Q है, ये माइनस Q है, यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। ये बोल रहा है माइनस Q चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग टू द चार्ज, देन फाइंड इट्स टाइम पीरियड। ये बोल रहा है, सुनो
ये क्या बोल रहा है, इसको हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, ऊपर की तरफ खींच के इसको छोड़ देते हैं। अब ये माइनस क्यू चार्ज ऐसे से ऑसिलेट कर रहा है और ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका क्या चाहिए हमें, टाइम पीरियड। ये जहां बोल रहा है ना कि डिस्प्लेस करने के लिए वहां डिस्प्लेस कर दो, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना मान लो, एक्स मान लो, और बस सोल्व कर दो। देखो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये प्लस क्यू और ये मिड पॉइंट, ये यहां आ गया माइनस क्यू, और ये क्या मान लिया हमने, एक्स। लेकिन ये ध्यान रहे एक्स बहुत छोटा है किससे, ए से, और छोटा मल्टीप्लाई छोटा क्या होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, अब सुनो, ये डिस्टेंस हो गई ए और ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, ए हो गई। ठीक है, इसको हमने जो है ना, इसको हमने एक्स जो है ऊपर ले लिया और ये क्या हो गया हमारा, माइनस क्यू हो गया। अब मेरी बात को समझना, ये एक्स बहुत कम है, मतलब ये तो मैंने दिखाया है बहुत ऊपर, हल्का सा ऊपर लेके छोड़ देते हैं, फिर ये क्या करता है यहाँ पे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड हमें चाहिए। अब इसमें करना क्या है, इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई लोड वाली बात नहीं है। एक काम करते हैं, वही मैंने क्या बोला, माइनस क्यू पे नेट फोर्स निकालो, है ना, तो नेट फोर्स निकालते हैं। अब बताओ इस पे नेट फोर्स कौन कौन लगाएगा, यहां तो कोई कुछ है ही नहीं, बस ये क्यू लगाएगा फोर्स, ये क्यू लगाएगा, तो इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो, ड्यू बी। तो मैं लिख रहा हूं ड्यू टू ए। बताओ इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, ड्यू टू ए। तो बोलो क्या करूंगा मैं, दोनों चार्ज को क्या करूंगा, सबसे पहले तो ज्वाइन करूंगा, ये ज्वाइन कर दो। अब मेरे पास में ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, क्योंकि फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, चार्ज कितना है क्यू और दूसरा चार्ज कितना है क्यू, क्योंकि हमेशा चार्ज को तो हमें किस में लेना है, पॉजिटिव के अंदर लेना है, चार्ज को नेगेटिव में हमें लेना ही नहीं है, तो चार्ज को हमें पॉजिटिव में लेना है, डिवाइडेड बाय, अब मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाली डिस्टेंस कोई ए है और ये क्या है, एक्स है, तो ए और एक्स को क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी अंडर रूट। तो बताओ यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, ये पाइथागोरस से हम निकल लिया। लेकिन अब डायरेक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की। तो अब डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे तो डायरेक्शन में आप ये देखो, क्या देखो बताओ, डायरेक्शन के अंदर ये देखो कि अगर ये ए है ना प्लस, ये क्या करेगा, फोर्स तो ये लगा रहा है ना, तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, खींचेगा। तो बताओ फोर्स इधर आएगा, तो फोर्स इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए, है ना। इसी के कारण हमें क्या लिखना है, ड्यू टू बी। ये लो ड्यू टू बी, अरे यस नो, तो ड्यू टू बी में क्या हो गया, वही चार्ज और उसको मिला दो, दोनों चार्ज को मिला दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एफ बी, तो वो क्या हो जाएगा, के, है ना, और चार्ज कितना है, क्यू, और ये वाली डिस्टेंस सेम, ये ए है ये एक्स है, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ क्या जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अब दोनों तरफ से देख लो, अपने पास देखो फोर्स दोनों क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी। बोलो यस और नो, ये तो क्लियर हो गया। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन देखो, तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, खींचेगा, तो ये एफ बी डायरेक्शन आ गई। अब ओवरऑल हम ये देखें कि इन दोनों फोर्स को क्या करना है, नेट निकालने के लिए जोड़ना है, लेकिन ये किसी एंगल पे ऐसे तो नहीं जुड़ेंगे, ऐसे तो नहीं जुड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं थोड़ा सा इसको इस प्रकार से कर रहा हूं कि मेरे पास में एक तरह से अभी ऐसा आ गया, एक तरह से मैं इसको थोड़ा सा सिंपली कर लेता हूं, ये एफ ए है और एक तरह से ये क्या है मेरे पास, एफ बी है, ये इस प्रकार से लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स, इन दोनों को जोड़ना है। तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा है। दो तरीके हैं इसको जोड़ने के, दो तरीके ऐसे हैं, या तो डायरेक्ट आप क्या लगा दो, वो लगा दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा दो, डायरेक्ट कोई समस्या नहीं है, जैसा भी लगाना चाहो वो लगा दो। या फिर क्या करो, इसके कंपोनेंट कर लो, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अरे दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे, है ना, कोई समस्या नहीं है अपने को। और देखो ये थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, ये वाला ए है और ये वाला कितना है, एक्स है। अब इसको सोल्व करने के लिए कंपोनेंट कर लो, इसके क्या कर लो, कंपोनेंट कर लो। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कंपोनेंट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और डायरेक्ट एड वाला भी लगाना चाहो तो एड वाला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एफ ए का कंपोनेंट करूंगा तो ये देखो, सबसे पहले तो ये वाली लाइन इससे एंगल बना रही है, तो यहाँ क्या जाएगा, एफ ए cos थीटा, और इसके 90 डिग्री, ये ग्राफ बना लो ना, यहाँ पे ये ग्राफ बना लिया, तो इसका एफ ए cos थीटा और इधर क्या जाएगा, एफ ए sin थीटा, साइन और cos के बीच में क्या गया, एफ ए। इसी प्रकार से एफ बी का करेंगे तो ये क्या जाएगा, एफ बी cos थीटा और इधर क्या जाएगा, एफ बी sin थीटा। ये लो इसके कंपोनेंट हो गए, है ना। अब इसके कंपोनेंट हो गए तो एक चीज आप ये देखो कि ये दोनों फोर्स इक्वल है, क्योंकि एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ बी। दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये इनका कंपोनेंट कर लिया तो ये वैसे क्या हो गए, खत्म हो गए। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपने जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए cos थीटा प्लस एफ बी cos थीटा। लेकिन अपने पास में ये है कि एफ ए एफ बी क्या है, सेम है, तो एफ बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ए। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2fa cos थीटा। ये लो, ये नेट आ गया हमारे पास में, ये नेट आ गया। लेकिन 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 आगे माइनस, क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्स कहाँ आ रहे हैं, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव।
डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव, क्योंकि ग्राम में हमें पता है डाउनवर्ड क्या होता है? नेगेटिव, अपवर्ड क्या होता है? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड में बात करें तो माइनस नहीं आएगा, लेकिन हम f इक्वल टू माइनस के एक्स से कंपेयर करेंगे। अब एक काम करते हैं, अपन कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कोस थीटा की इस ट्राइंगल में ले लेते हैं अपन, ये इसका नाम था a, और बस a और नाम था इसका o मान लो, और इसको p मान लो। तो ट्राइंगल ले लो a p o, तो a p o एक तरह से हमारे पास में ये है, ये थीटा है, और ये x है, और ये कितना है? a है, और ये क्या है हमारे पास में? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। कोस थीटा में लेकिन परपेंडिकुलर नहीं आता, कोस थीटा में क्या आता है? बेस, बेस b बाई एच होता है। तो बेस कितना है हमारे पास में? बेस तो x है, ये x, और h कितना हो गया? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अरे बिल्कुल आसानी से आ गया ना। ये क्या गया हमारे पास में? एफ नेट। तो एफ नेट विल बी इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा? -2, ये एफ ए की वैल्यू रख दो, तो एफ ए की वैल्यू ये रही हमारे पास में। तो एफ ए की वैल्यू हो गई हमारे पास में -2 के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या गया? x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब तो और आसान बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारे पास में हो गया एफ नेट विल बी इक्वल टू, एक एक स्टेप को सोल्व कर लो। देखो रूट को हम क्या ले सकते हैं? हाफ, या यूं कहो कि इसका स्क्वायर करेंगे रूट का तो ये रूट हट जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ। तो ये तो सिंगल पावर है, और ये हाफ है, सिंगल और हाफ को जोड़ेंगे तो 3/2 पावर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? -2 के क्यू और एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी हो जाएगी? 3/2, क्योंकि ये रूट तो खत्म स्क्वायर से, तो सिंगल पावर, और इस रूट का मतलब क्या हो जाएगा? हाफ, और हाफ और 1 क्या हो जाएगा? 3/2। तो ये 3/2 आ गया। अब हमें पता है कि क्योंकि x क्या है? छोटा है किससे? a से, तो छोटा मल्टीप्लाई छोटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो क्या रहा है? x डॉट x होता है, छोटा मल्टीप्लाई छोटा है, कितना हो जाएगा? 0, स्मॉल मल्टीप्लाई स्मॉल वेरी स्मॉल 0। तो यहां से x 0 हो जाएगा, तो यहां एफ नेट जो है मेरे पास में आ जाएगा -2 के क्यू एक्स और डिवाइडेड बाई, क्योंकि a स्क्वायर का क्या है? पावर 3/2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो a क्यूब आ जाएगा ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर 0, a स्क्वायर पावर की पावर मल्टीप्लाई करो तो a क्यूब आ जाएगा। a क्यूब में ऊपर कुछ क्यू है, a क्या नहीं है, बस। अब ये पूरा का पूरा क्या गया हमारे पास में? नहीं कि अभी इसको एक काम करो, इस k की वैल्यू भी पुट कर लो। तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 क्यू एक्स, और इस k का क्या हो जाएगा? 4πε0 a क्यूब, बस। अब ये पूरा क्या हो गया? k, तो ये k की वैल्यू हमारे पास में आ गई क्यू, और ये 2πε0 और a क्यूब, और वही अब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे क्या? k/m, और k की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, वही t की वैल्यू निकल जाएगा आराम से। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखो इसके बाद है अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में ये बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज दे दिया अपने को 0.009 माइक्रो कुलाम, है ना, 0.00 माइक्रो कुलाम, और ये ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। चलो हम बना ही लेते हैं, ये ओरिजिन पे पड़ा हुआ है ये चार्ज, और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है ये हमने लिख ली। माइक्रो कुलाम में है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.009 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है कहाँ? ओरिजिन पे। ये बोल रहा है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज 8 पॉइंट। एक पॉइंट दे दिया अपने को, बोल रहा है इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया अपने को क्या? √2, √7 और 0, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया P का। बोल रहा है कि यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। देखो मैं एक बात बताऊं, हमारे पास में मान लो एक चार्ज है ना, एक चार्ज है और r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चार्ज और पॉइंट को देखते हैं, दोनों को क्या कर दो? मिला दो। मिलाने के बाद डिस्टेंस गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो क्या मान लो? r मान लो। फॉर्मूला होता है इसका a इक्वल टू क्या? KQ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा किसमें? स्केलर फॉर्म में, एक तरह से मैग्नीट्यूड बेस में। अगर इसको हम वेक्टर में करना चाहें तो ये हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू, मैंने बता रखा है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई क्या लगा देते हैं? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? KQ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और ये r वेक्टर डिवाइडेड बाई r हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है वो हम ये लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू KQ r वेक्टर डिवाइडेड बाई r3। इसको अब चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको दोनों एक ही बात है, KQ डिवाइडेड बाई r वेक्टर और मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब, ये दोनों एक ही चीज है। ये तो वैसे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हो इसको, क्योंकि मैंने फोर्स में बताया था सेम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्यू आर वेक्टर, ठीक है। और सुनो मेरी बात को, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अपन चाहे तो पॉइंट वाइज, अगर 2 पॉइंट अपने पास हो तो, कितने पॉइंट हो? 2 पॉइंट हो तो अपन उसको लिख सकते हैं 1 2 वेक्टर मोड। हालांकि इससे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। बस आप तो इसको ये फॉर्मूला याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, जो फर्क है नहीं पड़ेगा। और इधर वेक्टर बनाना है तो वेक्टर हमेशा कैसे बनाते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अब सुनो, यहां पे हमारे पास में एक तो दे दिया हमें ओरिजिन और एक दे दिया क्या हमारे को पॉइंट। हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दो तरीके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, एक तो मेरे पास क्या है सीधा तरीका, वो नॉन वेक्टर फॉर्म में ये वाला तरीका, ठीक है ना। और एक कौन सा तरीका है, ये वाला वेक्टर बनाने वाला। तो इसका पोजीशन वेक्टर में बना सकता हूं, ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर, क्या हो गया, आर वेक्टर, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसको दो मेथड से कर सकते हैं। तो ये हो गया मेथड नंबर फर्स्ट, और ये क्या हो गया हमारा पास, मेथड नंबर सेकंड, डिपेंड ऑन ऑप्शन, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पहला मेथड क्या है कि चार्ज और पॉइंट को देख लिया, ये रहा चार्ज, ये रहा पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करो, कर दिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है, और वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, ये ओ, इसको ओ मान लो, ये पी मान लो, ठीक है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। फर्स्ट मेथड में हम क्या लगाएंगे, E इक्वल टू के मल्टीप्लाई चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये पॉइंट ओरिजिन है, तो ये पॉइंट क्या है, 0 0 0, ये पॉइंट। अब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास में, तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको हम पॉइंट 1 मान रहे हैं, इसको पॉइंट हम क्या मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं। तो r इक्वल टू अंडर रूट, बोलो क्या हो जाएगा, x2 कितना है, √2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो √2 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 2, और y2 √7 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर मतलब 7, और इसी प्रकार से z2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 0, 7 2 कितना हो गया, 9, तो ये डिस्टेंस आ गया √9, ठीक है। तो यहां से अगर हम e का फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधे सीधे तौर पे क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, क्योंकि k की वैल्यू है, और q की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है हमारे को, 0.009 मल्टीप्लाई 10 टू पावर क्या है, -6 है, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है, √9 का होल स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा, 9 से 9 कट गया, और ये न्यूटन पर कूलम, यही वैल्यू हमारे पास में जो है वो आ गई। ये तो क्या आया, स्केलर फॉर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड बेस में अगर चाहिए तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर, और डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकालना हमें आता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इन वेक्टर फॉर्म, बोलो क्या, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म देखो, वेक्टर फॉर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, के चार्ज और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का क्यूब और आर वेक्टर, है ना। केब लगाएंगे तो स्क्वायर आता है, और के वेक्टर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R21 वेक्टर, मतलब 2 का वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। ये 2 है, 2 का वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू, चलो वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू, देखो इसको क्या लिख दिया हमने, हमेशा मैंने क्या बोला था आपको, पहले भी लिखना सिखाया था मैंने, कि हम ओरिजिन से यहां तक चल रहे हैं, तो पहले कौन लिखते हैं, लास्ट वाला पहले आता है, और पहले वाला बाद में आता है। तो अब देखो के क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, और चार्ज कितना है, चार्ज 0.009 मल्टीप्लाई 10 टू पावर क्या हो जाएगा, -6, है ना। और आर डिस्टेंस अभी हमने निकाली थी दोनों पॉइंट के बीच में, तो डिस्टेंस डायरेक्ट क्या है, √9 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ R21 है, तो R21 को हम ऐसे लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये ऐसे लिख सकते हैं, मोड नहीं लगाएंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि R21 वेक्टर को बता रखा है ना मैंने। अब इसका वेक्टर बनाओ, तो इसका वेक्टर बनाएंगे तो R2 वेक्टर क्या होगा, √2 i केप प्लस √7 j केप प्लस 0 k केप। मैंने बताया था x के साथ क्या लगा दो, i केप, y के साथ क्या लगा दो, j केप, और z के साथ क्या लगा दो, k केप। तो अगर इसका वेक्टर बनाएंगे तो R1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 i केप प्लस 0 j केप प्लस 0 k केप, यानी कि 0 ही रहेगा इसका। तो एक बात बताओ, R1 तो बाद में तो 0 है, इसको हटाई दो, क्योंकि तो 0 वेक्टर है। तो ई वेक्टर इक्वल टू अपने पास में कितना हो गया, 9 का क्यूब करेंगे, तो 9 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, क्योंकि √9 का स्क्वायर होगा 9, और नहीं 27 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये तो रूट में है ना, √9 है अपने पास में, √9 का 3 हो गया ना, और 3 का क्यूब है, अच्छा √9 है, तो ये 27 आ जाएगा। 27 में से देखो 9 एक जो है वो हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 बच गया, तो 3 बच गया, तो 3 कुछ कट रहा है क्या, ये इससे कट रहा है ना, तो ये आ जाएगा 0.003, है ना। इसमें ये सब कट कटा के ये आ गया, और 10 टू पावर आ गई हमारे पास में 3,
और यहाँ R2 हमारे पास में ये हो गया √2 प्लस √2 7 बस खत्म। ये लो, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ई वेक्टर, कहानी खत्म। आसान। हमारे को पॉइंट देते वेक्टर फॉर्म में पूछे तो भी आसान, और अगर हमारे को उसमें पूछे किसमें पॉइंट में पूछे तो पॉइंट में तो हम दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों फॉर्मूले हमारे पास में, दोनों का बेसिक अपन ने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इनफाइनाइट चार्ज Q 1 2 4। चलो ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन समझ गया मैं। तो एग्जाम्पल नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 9 की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल 9 में ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि ये है ओरिजिन, ठीक है, और ये यहां पर x की वैल्यू जो है ना, वो x की वैल्यू है यहां पर 1 है ना, यहां पर Q चार्ज रखा हुआ है, यहां पर है 2, यहां पे चार्ज Q रखा हुआ है, यहां पर है 4, यहां पर चार्ज Q रखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, और यहां पर है 8 और यहां पर चार्ज क्या रखा हुआ है, Q डैश डैश डैश। तो यहां पर जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ आप ओरिजिन पे। तो बताओ इस चार्ज की वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, ऐसे इंफिनिटी भी जितने भी चार्ज है उनकी वजह से क्या होगा, ऊपर होगा। हम एक काम करते हैं, इसको कंटिन्यू नाम देते हैं A B C D। लेकिन खास बात सुनो, मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ये बताया था मैंने, आप याद करो कि प्लस की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और माइनस की वजह से टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये सब है ना प्लस क्यू है, ये सब क्या है प्लस क्यू है। अब मुझे एक बात बताओ, हम बेसिकली देख रहे हैं केवल, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे आराम से। तुम ये बात बताओ, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो बताओ यहाँ ओरिजिन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, अवे फ्रॉम, इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, ऐसे अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अरे ये प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू के कारण क्या आएगी, अवे फ्रॉम। अब बताओ ये भी क्या है प्लस अवे फ्रॉम, ये भी क्या आएगा अवे फ्रॉम, और इसकी भी क्या आएगी अवे फ्रॉम, यानी कि सबकी क्या आ रही है सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन आ रही है, तो हमने बोला था वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है वेक्टर है, और वेक्टर को जोड़ने का तरीका क्या है, अगर सारी क्या आ रही है सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में आ रही है तो क्या होगा, सबको क्या कर दो अपन जोड़ दो डायरेक्ट। हालांकि हमें पता है इधर आएगा तो ये क्या आएगा ऑल नेगेटिव में आएगा, लेकिन हमें साइन नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी माइनस नहीं है, तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ऑल जुड़ेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ई नेट, है ना, ई नेट मैं लिख देता हूं ड्यू टू ए प्लस ड्यू टू बी प्लस ड्यू टू सी प्लस ऐसे ऐसे डेस। तो देखो ई नेट की मैं बात करूं तो ड्यू टू ए की बात कर लो, ए की। तो मैंने क्या बोला था, निकालने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, चार्ज और पॉइंट को देखो, ये रहा चार्ज और ये रहा पॉइंट, दोनों को देख लिया, फिर दोनों को क्या कर दो ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करने के बाद डिस्टेंस। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, एक है, सही बोला क्या मैंने, एक ही है ना, क्योंकि पॉइंट दे रखा है ना, पॉइंट डायरेक्ट, तो पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट ही क्या है डिस्टेंस है, पॉइंट ही डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, एक हो गई। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, के चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर प्लस, अब ड्यू टू बी, ये रहा बी, ये रहा चार्ज और पॉइंट को क्या करो, देखो चार्ज और पॉइंट को देखो, दोनों को क्या कर दो ज्वाइन कर दो, तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट में कर देता हूं 4, क्योंकि यहां डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 2 है, पॉइंट जो दे रखा है वही क्या है डिस्टेंस, और इसी प्रकार से आगे क्या होगा के क्यू डिवाइडेड बाई इसका क्या हो जाएगा 16, अरे क्योंकि 4 का स्क्वायर, और ऐसे के क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 64, तो ऐसे चलता रहेगा। अब आगे कहां तक चलेगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम यहां से एक चीज जानते हैं कि यहां से के क्यू कॉमन आ रहा है ना, के क्यू आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा के क्यू कॉमन आते हैं 1/1 1/4 1/16 1/64 और ये डेस। अभी हम देख रहे हैं ये वाली जो है ना वो जीपी बन गई, क्योंकि देखो 1 का 4 टाइम्स ये है, और इसका 4 टाइम्स ये है, इसका 4 टाइम्स ये है। मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर हम नेक्स्ट वाली टर्म्स को पीछे वाली टर्म्स से डिवाइड करें तो एक रेशियो आता है, और वही रेशियो हर जगह क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। या यूं कहें कि आप ये देख लो, ये पहले का कितना मल्टीपल है 4, नीचे 4 का मल्टीपल है, तो हर जगह किसका मल्टीपल चलना चाहिए 4 का। इसको हम 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। तो हम पहले रेशियो कैसे निकालते हैं, कोई सी भी एक स्टेप ले लो, क्योंकि देखो ई नेट इक्वल टू हमारे पास में एक फॉर्मूला तो हो गया के क्यू, और ये हो गया एस इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी मतलब सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज।
सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज ऑफ जीपी, सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज ऑफ जीपी, मैथमेटिकल चीज आ गई। तो एस इन्फिनिटी का जो योग होता है वो होता है, क्या होता है, ए अपॉन, नहीं आर अपॉन, नहीं ए अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। एस इन्फिनिटी का क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या हो गया यहाँ पे, ए हो गया फर्स्ट स्टेप, ये प्रथम पद, और आर क्या हो गया इनका रेशियो। तो अब कॉमन रेशियो निकाल लो, कॉमन रेशियो में कोई सा भी एक ले लो, उसके आगे वाला ले लो। जैसे मैं 1/16 ले रहा हूं तो इसके आगे वाला क्या है 1/64, 1/64 को किससे डिवाइड कर दो 1/16 से, ये आर होता है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो। और ए हमारे पास में क्या आ गया 1 आ गया। तो ई नेट विल बी इक्वल टू, कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर के तो आ ही गया एजीटीज, और हमारे पास में क्यू एजीटीज है, तो यहां पर ए कितना आ गया 1, और 1 माइनस 1/16, सॉरी 1/4, क्योंकि आर तो क्या है 1/4। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो बड़े आराम से सोल्व हो रहा है, 4 ऊपर चल जाएगा 4kq और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहां इसका एलसीएम 4 लेंगे तो 4 माइनस 1 आएगा, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो ये क्या हो गया 3/4, और 4 कहां चल जाएगा ऊपर, तो 4kq डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4kq डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया क्या, क्लियर है, मस्त क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सोचना पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 करना है एक बार, तुम एग्जाम्पल नंबर 10 थोड़ा सा नोट कर लेना, वो है ना आपके पास ये, तो एग्जाम्पल नंबर 10 एक बार कोशिश कर लेना। इसमें 1.4 दे रखा है ना, 0 पे दे रखा है, और एक्स वाई पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, एक बार ट्राई करना, हो जाएगा, है ना। और अब देखो इसके अंदर एग्जाम्पल 10, 11 और 12 एक बार कोशिश करना, पढ़ के कोशिश करना है। एग्जाम्पल ये बताऊं कि मैं 11 तो बता देता हूँ यार, 11 में थोड़ा सा हल्का सा ही हुआ है, ज़्यादा नहीं। 12 में एक बार देखना, मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल 10 तो करना है, 10 तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 देखो, 11 में ये बोल रहा है अपने को कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में है ना, ये एक चार्ज है जो कि बैलेंस में है अभी, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में तभी हो सकता है, नीचे तो क्या लगेगा इसमें mg, क्योंकि इसका मास क्या है m है, और ऊपर क्या लगेगा इसके अपने को पता है QE लगेगा ऊपर। हमेशा कभी भी है ना, कोई भी चार्ज अगर बैलेंस रहता है ना, अकॉर्डिंग टू अलोंग टू वाई एक्सिस बैलेंस रहता है, तो इसका मतलब उस पर ऊपर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, और नीचे क्या लग रहा है mg, क्योंकि सिंपल सी बात, अगर चार्ज को रख देंगे तो नीचे क्या लगेगा mg, उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर, तो वो ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और ये ध्यान रखना F इक्वल टू क्या होता है mg, तो F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा QE इक्वल टू mg। कहीं बार हमें ये होता है बैलेंस देता है, और इनमें से 3 में से एक चीज दे देगा, मतलब एक चीज पूछ लेगा बाकी दे देगा, है ना, तो ये चीज है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा इसने अलग कर रखा है, इसने ये बोल रखा है कि अब है ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो ही हम उल्टी करेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहां लग जाएगा, उल्टा लग जाएगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि फिर बताओ इसका नेट एक्सीलरेशन कितना होगा। अब मतलब ये बैलेंस नहीं है, ये चार्ज क्या नहीं है, यहाँ पे बैलेंस नहीं है। पहले तो मैंने क्या बोला, ये चार्ज बैलेंस है। ये चार्ज बैलेंस तभी रह सकता है जब नीचे क्या लग रहा है mg लग रहा है, तो ऊपर क्या लगे इलेक्ट्रिक फोर्स लगे, तो ही बैलेंस रह सकता है, नहीं तो बैलेंस नहीं रह सकता। अब ये बोल रहा है बैलेंस नहीं है, ये नीचे जा रहा है, भगवान जाने ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है ना। ये नहीं नीचे जा रहा है, सिंपल सी बात है, नीचे फोर्स लग रहा है तो नीचे जा रहा है। ये बोल रहा है कि QE भी अब कहाँ लग रहा है, नीचे ही लग रहा है। क्वेश्चन पढ़ना इसका एक बार, QE भी कहाँ लग रहा है, नीचे, और mg भी कहां लग रहा है, नीचे। तो बोल रहा है इसका एक्सीलरेशन बताओ, तो नेट फोर्स कितना हो गया इसका QE प्लस mg, हालांकि माइनस में आएगा, हमें पता है नेट फोर्स, क्योंकि दोनों कहां है डाउनवर्ड, लेकिन वो मैग्नीट्यूड बेस बात कर रहे हैं, तो F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा QE प्लस QE, क्योंकि यहां से हम mg की वैल्यू क्या रख सकते हैं QE, तो ये क्या हो जाएगा 2QE। ऐसे छोटी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ma, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, तो यहां से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास 2QE डिवाइडेड बाई m, और QE इक्वल टू क्या था हमारे पास में, अरे ऐसा कर सकते हैं ना, बड़े एक काम करो ना, क्योंकि अब अपन QE की देखो mg की जगह क्या रखें QE, आप mg को तो mg रखने दो, QE को क्या ले लो mg, क्योंकि थोड़ा आसान पड़ेगा, कट जाएगा 2mg, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2mg, m से m कट गया, तो एक्सीलरेशन क्या गया 2g। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, मोस्टली पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा ट्विस्ट हल्का सा बस, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। बैलेंस था यहाँ पे, बैलेंस था, तो ऊपर और नीचे जितना फोर्स लग रहा है, नीचे तो mg लगेगा, इसको बैलेंस कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो ये बैलेंस हो गया, F इक्वल टू mg, QE इक्वल टू क्या हो गया mg, कहानी खत्म। दूसरी बात क्या है, दोनों जो फोर्स है ना,
दोनों फोर्स कहाँ लग रहे हैं? नीचे लग रहे हैं। तो दोनों नेट फोर्स ही हो गया, नेट फोर्स ही हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ये दोनों इक्वल है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो किसी की भी वैल्यू किसी भी फॉर्म में हम रख सकते हैं। लेकिन हमारा आंसर ऑप्शन जो आएगा वो जी की फॉर्म में आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें जी वाला ही रखना है। क्यू ई की जगह क्या रख देंगे? एम जी रख देंगे। सोल्व करके कट पिटा के क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू 2g आ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करें, तो एग्जाम्पल नंबर 12 में एक थोड़ा सा अलग बोल रहा है। ये बोल रहा है यहां पर वही बात समझो आप। ये बोल रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई पूछ रहा है। बोलो क्या पूछ रहा है? ई पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई विच वुड बी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द बैलेंस कर रखा है ये बेट को और एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब अपने को दे दिया ये इलेक्ट्रॉन है और अपने बेट को क्या कर रखा है? बैलेंस। बैलेंस का वही है कि इसका क्या लग रहा है? एम जी। तो ऊपर क्या लगेगा? क्यू ई फोर्स। अरे तभी तो बैलेंस होगा ना, वही बात आ गई। तो एक तरह से क्या हो गया? क्यू ई इक्वल टू एम जी। तो बताओ क्या पूछा है? ई। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी डिवाइडेड बाई क्यू। सेम एक तरह से ये फॉर्मूला हो गया बैलेंस के लिए। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, क्यू ई इक्वल टू एम जी। तो यहां से ई निकालेंगे तो अब बताओ एम किसका? क्योंकि कौन है ये? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -31 kg। और अगर हम बात करें चार्ज की तो क्या होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 कूलम। तो जो मास है वो कितना हो गया? 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -31 और जी का मतलब कितना हो गया? 10 और क्यू का 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19। लेकिन जी है ना हमेशा 9.8 लो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। क्वेश्चन में गिवन है कि जी 10 ले लो तो ले लो, अदरवाइज कितना लो? 9.8 ही लो। ये न्यूटन पर कूलम, ये ई की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ई की वैल्यू हो जाएगी। चलो, लेकिन इसका ए भाग तो ये है, बी भाग थोड़ा ट्विस्टेबल है। बी भाग में ये क्या बोल रहा है? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सेकंड इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना इसके अंदर, है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, सुनना एक और चीज, पहले यहां एक इंपॉर्टेंट नोट लिख दूं मैं इससे पहले, इंपॉर्टेंट नोट। ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है? ध्यान रखना यहां से, ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जो पूछ भी ली जाती है। यहां ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लस चार्ज को रख देते हैं, कौन से रख देते हैं? प्लस। तो इस पे फोर्स लगता है अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है? अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है ना। और अगर ये ध्यान रखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें अगर हम नेगेटिव चार्ज रख देंगे, क्या रख देंगे? नेगेटिव चार्ज, तो इस पे फोर्स लगता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर फोर्स लगेगा इसका, इधर फोर्स लगेगा। अब अपने को कभी कभी ये डायरेक्शन में पूछ लेते हैं सीधे तौर पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना डायरेक्शन कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है। अब सुनना, कुछ नहीं, मैं मेरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया अपने पास, मतलब वो आता है ना क्या नाम है, लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन आ गया। वो बोल रहा है कि साहब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, इसको बैलेंस करना है हमें। ये इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करना है? बैलेंस। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएं? अब हमें ये पता है कि इसको बैलेंस करने के लिए एम जी जो है ना वो नीचे लगना चाहिए। हमें ये पता है इसको बैलेंस करने के लिए एफ ऊपर लगना चाहिए। वो बोल रहा है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएं इसको बैलेंस करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएं? तो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो फोर्स ऊपर तब लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगे? नीचे। हाँ, ट्विस्ट है यही तो, जल्दबाजी में यही तो है। देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा, वापस आओ आप। उसने ये पूछा कि साहब ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बैलेंस करना है। हमें पता है ये बैलेंस कब होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी सोचना ही नहीं, हमें पता है ये बैलेंस होगा एम जी नीचे लगेगा, ये तो कंफर्म है। क्योंकि एम जी पे तो किसी के बस ही नहीं है, एम जी तो फिक्स है, नीचे लगेगा। और इसको बैलेंस करने के लिए एफ को कहां लगना पड़ेगा? ऊपर लगना पड़ेगा। अब एफ ही क्या है? फोर्स। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कैसा लगता है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस फोर्स के क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा, यानी कि नीचे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगा? नीचे। सेम ऐसे ही मान लो अगर प्रोटॉन दे दे, बोले कि इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो हमें पता है इसका एम जी तो ऊपर लगेगा, सॉरी नीचे लगेगा, और इसका फोर्स कहां लगेगा? एफ ही ऊपर लगेगा, हमें पता है। अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाए? तो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि फोर्स के साइड में क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा पॉजिटिव चार्ज में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कहां लगाना पड़ेगा? ऊपर लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। देखो अच्छा कॉन्सेप्ट था ना, आराम से वो इसको पूछ सकता है किसमें? सब्जेक्टिव में, लाइन देके कौन सा सही है कौन सा गलत है। बोलो क्लियर हो गया, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब यहां पर ये देखो, ये थोड़ा सा मैं यहां से मिटा के यहां लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन में जो इसका एक भाग पूछा गया ना, वो देखो कैसे पूछा गया है। इसका एक भाग पूछा गया है, ये बोल रहा है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सेकंड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये बोल रहा है कि जो
अब बताओ यहाँ कौन बैलेंस कर रहा था? ए में इलेक्ट्रॉन था, अरे इलेक्ट्रॉन था ना, और ये बैलेंस किससे हो रहा था? मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं, लेकिन कहाँ है? नीचे है। तो ये बोल रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्या है? दूसरे इलेक्ट्रॉन से जनरेट किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? दूसरे इलेक्ट्रॉन से, सेकंड इलेक्ट्रॉन से लोकेट बिलो, मतलब जो इसके नीचे है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसके नीचे इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ये बोल रखा है खुद क्वेश्चन में कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो एक किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इसके नीचे रखा हुआ है। बस जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने लिख लिया। आगे बोल रहा है अच्छा क्वेश्चन है यार। फर्स्ट वन व्हाट वुड टू बी डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बोल रहा है कि इसकी आर की वैल्यू बताओ कितनी है। क्या बोलो? आर की वैल्यू बताओ कितनी है। कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बात भी बताऊं, अब ये बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? इसकी वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने यहां से निकाली ली। अब मैं बताऊं आपको, आप तो ये मानो कि देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है। कहां है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है? यहां आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए। हम तो ये माने कि यहां पर एक पॉइंट दे रखा है हमारे को, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो हमारे लिए तो चार्ज ही हो गया और ये पॉइंट हो गया। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चार्ज और पॉइंट को देखो, दोनों को मिला दो, फॉर्मूला लगा दो। E इक्वल टू बोलो क्या? KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब बताओ E की वैल्यू हमारे पास है ही, K की वैल्यू हम जानते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9। Q चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 पॉजिटिव में लेना है, तो यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? R की वैल्यू निकल जाएगी। ये आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर हो गया है? ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहां तक। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहली बात है इसको डिनोट करते हैं हम फाई से, है ना, फाई बी से डिनोट करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ना फाई बी से डिनोट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलो हमने फाई बी से तो डिनोट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये समझना फाई बी का जनरल फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यहां पर जो ई वेक्टर है वो तो क्या हो गया हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और एस जो है वो क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है ना, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ना, वो ध्यान रखना परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड होती है। ठीक है ना, जैसे कि मैं ये मान लो बॉक्स बना हुआ है और ये सारा है, ये सरफेस है, तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड होती है इसकी, एस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। ठीक है, अब समझना यहां पर हमारे पास में ये तो फाई का फॉर्मूला हो ही गया। अगर मान लो फाई का फॉर्मूला हमें एक और तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इस तरीके से भी हम फाई के फॉर्मूले को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाना है? ये फॉर्मूला दो कंडीशन में लगाना है। एक तो फाई बी इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर में गिवन हो, वेक्टर में मतलब आई कैप जे कैप के कैप में गिवन हो डायरेक्ट, या ई कोऑर्डिनेट में गिवन हो, जैसे बोले कि 2 5 6 कुछ ऐसे दे, या मान लो ई वैल्यू में गिवन हो लेकिन डायरेक्शन साथ में दे दे, बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग टू एक्स एक्सिस 30, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? 30 आई कैप हो गया। और एरिया गिवन हो, ठीक है, एरिया भी वेक्टर के अंदर गिवन या तो हो सकता है, या वो बोलेगा, जैसे कि मैं बताऊं एक बार के लिए, जैसे कि मान लो हमारे पास में ये है, ये सरफेस हो गई, इसका नाम जो है वो दे दिया हमारे को ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास में एक क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गई। अब मान लो ये बोले किसके लिए? बोले फोर हमें बोले एफ सी बी एच, मतलब ये वाली सरफेस के लिए, ये क्यूबिक हो गया। अब इस वाली सरफेस का एरिया क्या होगा? देखो ये ऐसे है, ये वाली सरफेस ऐसे है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर इधर, तो इसका एरिया क्या जाएगा? आई कैप में आएगा। किस में आएगा? आई कैप। मान लो इसकी साइड 3 दे रखी है, तो ये स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, तो इसका एरिया जो है ना वो आ जाएगा 9 आई कैप। इसका एरिया क्या जाएगा? 9 आई कैप, क्योंकि देखो ये क्यूब हो गया, ये क्यूब की क्या हो गई? इधर वाली सरफेस हो गई। डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। ठीक है, ये आउटवर्ड हो गई, और आई कैप इधर लगा दिया क्योंकि एक्स के इधर क्या होता है? आई कैप होता है, और अगर 3 दे रखा है तो क्या हो जाएगा? 9 आई कैप। तो ये फॉर्मूला तब लगाना है। दूसरा, अगर मान लो हमें क्या करें, वो ए की एक डिजिट वैल्यू दे, एस की भी एक डिजिट वैल्यू दे, और उन दोनों के बीच में एक एंगल दे दे हमारे को, है ना, एक एंगल दे दे, तो ये फॉर्मूला लगा दो फाई बी इक्वल टू ई एस कोस थीटा, क्योंकि डॉट हटाते हैं तो हम क्या आता है? कोस थीटा आता है, तो ई एस कोस थीटा। ई की वैल्यू गिवन हो, एस की वैल्यू गिवन हो, थीटा की वैल्यू गिवन हो। ठीक है, अगर हमारे पास में ये कुछ ही गिवन नहीं है और ई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एस आ जाए, क्या आ जाए?
इन टर्म्स ऑफ एस आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन वाला लगा दो। ई की वैल्यू जैसे वो दे दे कि ई की वैल्यू है 3s² + 9, ऐसे कुछ दे दे, बोले कि यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स निकालो, लिमिट भी देगा, वो सब कुछ देगा, वो अपन जब यूज में आएंगे तब बात कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds, तो ये 3 फॉर्मूला है फ्लक्स निकालने के, 1 2 3। हालांकि मैं बताऊं सबसे ज्यादा काम में आएगा इनमें से ये, और इससे भी ज्यादा काम में आएगा गाउस लॉ, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो मोटे तौर पे तो हमने ये सारी सब कुछ चीजें देख ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फ्लक्स से रिलेटेड हमने देख लिया। अगर इसकी यूनिट वगैरह की बात करेंगे तो निकल जाएगी phi b = E वेक्टर डॉट s वेक्टर, तो E की क्या होती है न्यूटन पर कूलम और इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर, डायमेंशन वगैरह निकल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, फ्लक्स की यूनिट और डायमेंशन दोनों निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखना, ये स्केलर क्वांटिटी। तीसरी बात यहाँ पे तुम सुनो कुछ देखो, और वैसे अगर डेफिनेशन वाइज स्टेटमेंट पे आए तो स्टेटमेंट में हमें बताया जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक परपेंडिकुलर प्लेन है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर 5 जा रही है तो फ्लक्स कितना होगा 5। हालांकि ये हम निकाल नहीं सकते इस डेफिनेशन से, बस डेफिनेशन मात्र में पढ़ना पड़ता है कि ये मान लो ये सरफेस है, इससे 10 लाइन जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर इसके, तो वो फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है ना, सरफेस। ठीक है, चलो फ्लक्स के बारे में सिंपल हो गया, इसके क्वेश्चन करेंगे तब ये बढ़िया तरीके से हम लोग को समझ में आएगा, मोटे मोटे फॉर्मूले अपन ने देख लिए इसके। अगर हम गाउस लॉ की बात करें, अगर हम गाउस लॉ की बात करें तो गाउस भाई साहब ने ये बोला कि यार ये फॉर्मूला जो है वो कठिन है, क्योंकि इसमें 3 चीजें चाहिए, ई चाहिए, एस चाहिए, थीटा चाहिए। मैं फॉर्मूला देता हूं आपको ईजी। तो इसने बोला देखो फाई का फॉर्मूला होता है Q/ε0, सीधी सीधी बात ये है। फाई का फॉर्मूला जो है, अरे यार ये क्यूबी गलत लिख रहे हैं अपन, क्यूबी तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, क्यू ई आएगा, फाई ई आएगा ना, ये यहाँ पर बी गलत दिया अपन ने, बी नहीं आएगा, ये क्या आएगा ई आएगा। बी तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है वो डिनोट करते हैं ना। ठीक है, तो इसने बोला देखो फाई ई का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है Q/ε0, सीधा फॉर्मूला ये लगाओ, हम कुछ नहीं जानते, बकवास नहीं पाल दूँ। ठीक है, चलो ठीक है, इसकी बात भी हम मान लेते हैं। इसकी बात मानने के लिए हमने पूछा ε0 तो हमें पता है क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, इसमें तो हमें दिक्कत नहीं है। हमें तो ये बताओ क्यू क्या है, क्यू के लिए बोला इसने भाई ये समेशन क्यू है, भाई ये क्यों नहीं है, समेशन क्यू है। समेशन क्यू का मतलब है भाई ये नेट चार्ज है, ये क्या है नेट चार्ज है, ये नेट चार्ज है सर। ठीक है, अगर ये नेट चार्ज है तो ये नेट चार्ज कहां, तो ये है इनसाइड क्लोज सरफेस, इनसाइड क्लोज सरफेस। इसने बोला गाउस ने कि मेरा लॉ लगाने के लिए क्लोज सरफेस होना जरूरी है। पूछा क्लोज सरफेस किसी, बोला कि इस पे ले लो, क्यूब ले लो, तुम्हारे इच्छा हो जो ले लो, लेकिन सरफेस क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, गाउस लॉ में किसकी बात की गई है, क्लोज सरफेस। बोला कि जैसे कि मान लो ये मेरे पास में क्लोज सरफेस है, इसमें चार्ज पड़ा हुआ है, तो ठीक है हाँ ये सरफेस मान लो ये गोला है, गोला ठीक है, ये सरफेस है हाँ ठीक है। अब बताओ इसके अंदर जैसे 2 कूलम है, 3 कूलम है, माइनस 4 कूलम है। ठीक है, बोलेगा बताओ इससे फ्लक्स बताओ, देखो ये क्लोज सरफेस हो गई तो नेट चार्ज कितना है 3 4 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5 -5 कूलम और डिवाइडेड बाई ε0, ये हो गया साहब, बस हो गया। ठीक है, ε0 की वैल्यू रख देंगे 8.85 × 10⁻⁻12 रख देंगे, फाई की यूनिट लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पे जो ये है ना क्यू क्या है, नेट चार्ज है, क्या है नेट चार्ज, और नेट चार्ज किसके अंदर है, इनसाइड क्लोज सरफेस के अंदर। चलो मैं एक बात बताऊं, यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट हमारे काम में ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना, नॉर्मली आएगा। नॉर्मली यहाँ से क्या है, कभी कभी हमें अट्रैक्ट करने के लिए वो बोल देता है, जैसे कि बहुत बार कुछ भी प्रकार के क्वेश्चन देता है, वो बोलता है कि देखो ये है, देखो ये है, देखो ये है और देखो ये है, ठीक है ना। वो बोलता है कि इसको दे दिया 1 2, जैसे कि कुछ ही नहीं दिया, उसने बोला कि ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक तो 2 कूलम पड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 3 कूलम, यहाँ है 6 कूलम, यहाँ है 9 कूलम, यहाँ है 8 कूलम, यहाँ है 10 कूलम, यहाँ है 1 कूलम, ये दे दिया। और यहाँ वो शेडो दे दिया, मैं बना नहीं रहा क्योंकि ये दब जाएगा, यहाँ पे शेडो दे दिया। वो बोल रहा है कि हमारे को कि जो शेडो एरिया है ना, इससे नेट फ्लक्स कितना है। अब नेट फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, Q/ε0। अब हमें पूरी चार्ज नहीं जोड़ना, बताओ हमें तो इसका ही तो निकालना है 6 वाले का, तो 6 वाले के अंदर तो कितना है 3 2 5 5/ε0, बस ये चीज अपने को देखनी है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन ऐसा आता भी नहीं है ना, कैसे आता है देखते हैं अपन एक बार। अब देखो यहां जो इंपॉर्टेंट नोट है, वो नोट ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नोट कि जो हमारा गाउस लॉ है ना,
गाउस लॉ में फ्लक्स की जो वैल्यू है ना वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करती। एक तो नॉट डिपेंड ऑन सरफेस, नॉट डिपेंड ऑन सरफेस, है ना। एक तो ये ध्यान रखना है। एक ही ध्यान रखना है कि गाउस लॉ में जो है ना साइज पे भी, गाउसियन सरफेस जो है ना उसकी साइज पे भी डिपेंड नहीं करती। गाउसियन सरफेस, मान लो कोई चार्ज है और सरफेस नहीं दे रखी तो हम इमेज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस, ये ध्यान रखना, एक इमेज है हमारे पास, इमेजिनरी है, ये ध्यान रखना, इमेजिनरी, ये ध्यान रखना। और इसकी साइज पे भी डिपेंड नहीं करता ना, डिपेंड, नॉट डिपेंड। फ्लक्स की वैल्यू जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करती। इंपॉर्टेंट बात यहां से ये भी ध्यान रखना, यहां से इंपॉर्टेंट बात कि अगर जो इनसाइड फ्लक्स है, बोलो क्या, इनसाइड जो फ्लक्स है ना वो आता है नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको थोड़ा उल्टा समझते हैं। इनसाइड फ्लक्स जो है, मतलब फ्लक्स आ रहा है ना बॉडी के अंदर, तो वो आएगा नेगेटिव। जबकि देखो क्या होना चाहिए, आता है, जैसे मेरे खाते में पैसा आया तो वो किस में आएगा, प्लस में जाएगा, तो किस में आएगा, माइनस में। लेकिन ये उल्टा है। अगर इनसाइड फ्लक्स है यानी कि बॉडी के अंदर फ्लक्स आएगा तो वो क्या आएगा, नेगेटिव। जैसे कि मैं बताऊं कैसे पता लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही हो, जैसे कि माइनस चार्ज रख दिया मैंने, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, माइनस, अंदर आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे जो फ्लक्स आएगा ना वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फ्लक्स नेगेटिव का मतलब है फ्लक्स इनसाइड है। फ्लक्स क्या है, इनसाइड है। फ्लक्स नेगेटिव का मतलब है फ्लक्स क्या है, इनसाइड है। उसका कारण है, मैं आपको बताऊं, कारण है, अभी मैं बताता हूं आपको कारण कैसे। छोटा सा एग्जांपल लेके इतना सा ध्यान रखना है कि जो इनसाइड फ्लक्स है ना वो क्या लेना है, हमारे को नेगेटिव लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये ध्यान रखना है, इनसाइड फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है। नेट अगर फ्लक्स नेगेटिव आता है, सुनो क्या बोला मैंने, नेट जो फ्लक्स है ना अगर नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव जो है वो आता है तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब सीधा सीधा है, अगर नेट फ्लक्स नेगेटिव आता है ना तो इसका सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है ना, वो क्या हो रही है, एंटर हो रही है। ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बॉडी की क्या हो रही है, अंदर आ रही है। अगर नेट जो फ्लक्स है ना वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहां कुछ बातें और समझने की हमारे, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ही बताता हूं कैसे आता है ये नेगेटिव, है ना। देखो एक चीज बताऊं, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि हमारे पास में ना ये एक क्लोज सरफेस, चलो थोड़ी अच्छी वाली लेता हूं मैं, दूसरी लेता हूं ना क्लोज सरफेस, ये नहीं लेता हूं, बार बार क्यूब ही क्यूब ले रहे तो अच्छा नहीं लग रहा ना। देखो कैसे नेगेटिव आता है मैं बता देता हूं थोड़ी सी देर के लिए, बाकी फिर ठीक है। आपको याद रखना है कि इनसाइड जो फ्लक्स आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मान लो ये मेरे पास में, अरे भाई बन जाए यार, ये मेरे पास में ना एक सिलेंड्रिकल सरफेस है ना, क्या है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। सिलेंड्रिकल सरफेस है तो इसमें एक चीज देखो तुम कि मान लो यहां नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, बोलो क्या पड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो वैसे ही साफ नजर आ रहा है, वैसे साफ नजर आ रहा है कि जो फाई है ना वो क्या होता है, समीशन क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो बताओ फ्लक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे पता लगा कि फ्लक्स अंदर आ रहा है, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या आएगी, अंदर आएगी। आप इसको दूसरी तरीके से भी कैलकुलेट करो, ये तो हमने किससे किया है, गाउस लॉ से, है ना। आप इसको यूं भी देखो कि ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। आप ये भी देखो कि अगर ये सरफेस में लूं, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, तो ये वाली सरफेस ऐसे रखी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड एरिया की डायरेक्शन ही हो जाएगी। यहां पर मैंने बताया था जो फ्लक्स का फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर है, तो एस वेक्टर में जो एरिया लिया ना हमने, एस वेक्टर एरिया है, एरिया को ए से भी डिनोट करते हैं, एस से भी डिनोट करते हैं। तो ई और ई के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया साहब, 180 हो गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला जब ई एस कोस करेंगे तो कोस 180 की वैल्यू क्या आती है, माइनस आती है, इसलिए फ्लक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बाकी ये तो एक बेसिकली मैंने थोड़ा सा बताया है कि कैसे आया, बाकी आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इनसाइड फ्लक्स क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो सिंपल सी बात मैं लिख दूं कि आउटसाइड जो फ्लक्स है ना, वो पॉजिटिव आता है, आउटसाइड फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सिंपल सी बात है। आउटसाइड फ्लक्स में मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर निकलती है, एग्जिट होती है ना, एग्जिट होगी कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो क्या होगी, एग्जिट होगी, आउटर होगी, ठीक है। तो ये मोटे तौर पे बेसिकली आपको फ्लक्स के बारे में और ध्यान रखना है, ठीक है ना।
अब हम ये बात कर रहे हैं कि गाउस लॉ से प्रश्न कैसे आते हैं, फिर हम देखेंगे। देखो दो टॉपिक है यहाँ, गाउस लॉ और फ्लक्स। गाउस से क्वेश्चन कैसे आते हैं और फ्लक्स से क्वेश्चन कैसे आते हैं, दोनों पे अपन चर्चा करते हैं। गाउस लॉ से कैसे आते हैं, फ्लक्स पे कैसे आते हैं, दोनों चीजें देखते हैं अपन। देखो अपन पहले देख रहे हैं कि गाउस लॉ से क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, गाउस लॉ से प्रश्न कैसे आते हैं। गाउस लॉ के क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सिंपल। गाउस लॉ में क्या है कि मैं एक बार बताऊं, वो शेप देगा, बोलेगा कि इससे रिलेटेड फ्लक्स बताओ। वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कभी नहीं होगी गाउस लॉ में, वहां लगाना पड़ेगा दिमाग, उसको करना पड़ेगा चार्ज को कवर। देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले अगर गाउस लॉ से एक क्वेश्चन बनता है तो पहला बनता है जहां आंसर 0 आता है हमेशा। मैं बताता हूं कैसे, कि आपको देगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मैं अलग अलग केस बता रहा हूं, इसके पूरे केस याद करने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, बोलेगा कि यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट ये रख दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी कुछ भी वैल्यू दे दी, वो आपको एक्स वाई जेड में मतलब नहीं। ये एक सिलेंडर रख दिया, बोलेगा इस सिलेंडर से नेट फ्लक्स बताओ, तो आपको आंसर लिखना है इस सिलेंडर से नेट फ्लक्स आएगा 0। कैसे, देखो यहां पे सिलेंडर रख दिया तो ये बोल रहा है कि नेट फ्लक्स बताओ, तो नेट फ्लक्स यहां से जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। लोड ही नहीं। कैसे, क्योंकि जितना जो है जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां आएंगे पंचुअलिटी। हाँ ऐसे दो है, एक बार देखो एक और होगा ना मैडम, देखो ध्यान दो। हाँ जितना इसमें इन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, आउट। क्योंकि आप ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ क्या हो रही है, एंटर हो रही है, तो ये फाई क्या है, यहाँ पे इन है और यहाँ पर फाई क्या है, आउट है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है उतनी क्या जा भी रही है, तो जितना इन है उतना ही क्या है, आउट है। तो नेट क्या होगा, मैं आपको यहाँ लिखूँ फाई ई नेट, तो नेट एक तरह से हमारे पास क्या होगा, फाई इन प्लस फाई आउट, यही तो होगा। और जितना फाई इन है उतना ही फाई आउट है, तो फाई इन किस में आएगा, नेगेटिव में, और फाई आउट किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो जितनी वैल्यू आ रही है, जितनी वैल्यू नेगेटिव है उतनी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो कभी भी अच्छा यहां शेप कोई सी भी आ जाए ऑब्जेक्ट की, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब आ जाए तो भी 0, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो, ठीक है। चलो एक टाइप का क्वेश्चन गाउस लॉ से हमारे पास ऐसा आता है जहां से वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे आएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन सुनो, दूसरे टाइप का वो क्वेश्चन क्या करता है, इसी 0 में से बनाता है। वो क्या बोलता है, वो ये बोलेगा कि हमारे पास में एक इस प्रकार का सेमी स्फीयर है ना, तो ये जो सेमी स्फीयर हो गया कि यहां ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। यहां से देखना आप, बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ऐसे हमारे पास में क्या है कि एक स्फीयर है और ये क्या है, सेमी स्फीयर है। आगे मेरी बात सुनो, तो सेमी स्फीयर है, तो यहां पर हमारे पास में ये क्या है बेटा, हमारे पास में अब ये पूछ क्या रहा है, देखो क्वेश्चन हमें पता है यहां से फाई नेट कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जितनी इंटर हो रही है उतनी आउट भी हो रही है, ठीक है। वो हमें क्या करता है, इसकी रेडियस देता है, इसकी रेडियस है ना। वो बोलेगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, वो बोलेगा कि जो ये सर्कल पार्ट है ना, इसकी रेडियस आर है, मैं तो आर ही मानता हूं ना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अपन न्यूमेरिकल भी नहीं जा रहे, कैपिटल आर है, ठीक है। तो इसका एक तरह से इनडायरेक्ट क्या दे दिया, एरिया दे दिया। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, बोलेगा साहब ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो कितना है, ई है, ठीक है। यहां से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो देखना टाइप फर्स्ट, यहां से क्वेश्चन जो बनता है ना गाउस लॉ में। टाइप फर्स्ट कैसे बनेगा, हमने ये देखा कि ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो जितनी लाइन इसके अंदर एंटर हो रही है उतनी लाइन इसके अंदर एग्जिट भी हो रही है, यानी कि सिंपल सी बात है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 0 है। बोल रखा है जिसका रेडियस है इलेक्ट्रिक, मतलब एग्जाम में ई की वैल्यू आर की वैल्यू देगा। वो हमें पूछेगा कि इसकी 2 सरफेस है, 2 सरफेस कैसे हैं, आप ये देखो सेमी सर्कल में, एक तो ये सर्कल हो गया और एक ये कर्व हो गया, पूरा कर्व आ गया इधर वाला, ये इधर वाला पूरा कर्व आ गया, इधर वाला कर्व। वो बोलेगा हमें फाइंड फ्लक्स है ना, फ्रॉम कर्व सरफेस, अच्छा क्वेश्चन है। कर्व सरफेस से फ्लक्स बताओ, हमें नहीं पता, क्योंकि कर्व सरफेस से फ्लक्स इसलिए नहीं बताते, कर्व सरफेस का हमें तो एरिया का भी आइडिया नहीं है, कैसे निकालेंगे इसका एरिया। और बोलेंगे सर एरिया का क्यों आइडिया नहीं है, हमें पता है कि एक गोला होता है तो उसका एरिया होता है 4πr², तो आधा है तो इसका आधा कर लो, नहीं होगा। आधा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूरे आधे एरिया से इलेक्ट्रिक, देखो आधा कब होगा एरिया, मैं बताऊं, इसमें भी ट्विस्ट है, खतरनाक ट्विस्ट है, मैं यहां लिखता हूं खतरनाक ट्विस्ट है, दोनों समझना आप। इसका एरिया हमें पता नहीं है, कौन सा एरिया, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी परपेंडिकुलर, जहां से जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जहां से परपेंडिकुलर जाएगी वो एरिया हमें पता
नहीं है। तो बोलेंगे सर देखो आप बताओ ना कि पूरा जो गोला होता है उसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर सर आधा गोला होगा तो उसका एरिया सर आधा कर दो ना, 2 पाई आर स्क्वायर कर दो आप एरिया। नहीं, हम नहीं कर सकते 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सुनो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, ऐसे जा रही है। मेरी बात को यहां समझने का ट्राई करना, हमें फ्लक्स के अंदर वो एरिया चाहिए जिससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाए, ठीक है। तो इसके सारे एरिया से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाती है, सारे एरिया से नहीं जाती है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। तो कैसे जाती है, कैसे समझेंगे हम इसको, कैसे निकालेंगे, है ना। तो इस तभी तो मैंने बोला इसके अलग अलग टाइप आते हैं। हाँ अभी मैं एक बात बताऊं, इसको उल्टा करे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखे, ये सेमी सर्कल हो गया, ये भी मैं बताऊंगा, और यहां चार्ज रख दे। अब इस चार्ज से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी जाएगी, 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 यानी कि इसकी पूरे आधे एरिया से जा रही है। इसमें देखो पूरे आधे एरिया से नहीं जा रही, कुछ एरिया छूटेगा इसमें, मैं आपको बताऊं। देखो दोनों में अंतर है, आप दोनों में देखो ना यार, दोनों में इसकी पूरे, तब इस केस में हम एरिया ले सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। इस केस में यहां एरिया हम 2 पाई आर स्क्वायर नहीं ले सकते हैं। अब समझो, कोई हमें समस्या ही नहीं है। कोई समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि हम क्या करेंगे, फाइंड फ्लक्स फ्रॉम कर्व सरफेस, ये पूछ लिया हमसे। हम तो सीधा सीधा ये करेंगे कि फाई नेट विल बी इक्वल टू होता है फाई इन प्लस फाई आउट। हम तो ये जानते हैं नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्या होता है, फाई इन प्लस फाई आउट। हमें पता है इसका नेट जो फ्लक्स है ना वो कितना है, 0 है साहब। इसका नेट फ्लक्स कितना है, 0 है। हमें फाई इन, देखो फाई इन क्या हो जाएगा, फाई इन हो जाएगा सर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये इन के लिए है। और आउट के लिए भी सर देखो आप ये लगा दो ना ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर मुझे एस का पता होता तो मैं डायरेक्टली लगा देता, लेकिन इनके लिए मुझे एस का पता है क्योंकि इन कहां से हो रहा है, आप ये देखो ना, ये गोला यहां पड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, तो सर्कुलर जो सरफेस है उसी से तो क्या हो रहा है, इन हो रहा है केवल। तो इनका एरिया मुझे पता है पाई आर स्क्वायर है, लेकिन आउटर का एरिया मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको सीधा सीधा लिख देता हूं फाई आउट। अब मेरी आप बात को समझो कि देखो चाहे से डॉट ले लो और डॉट नहीं लो तो ES ले लो, इनमें नेगेटिव लिख देना आप, क्योंकि इनमें क्या होता है नेगेटिव। अगर डॉट ले रहे हो तो फिर इनमें वो नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसको जब ओपन करोगे तो ES cos थीटा आएगा और ये क्या हो जाएगा, फाई आउट हो जाएगा। यहां से ये देखो तो ये ES cos, पहले रुक जाओ, ये 0, अब E cos 180 आ जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस क्या हो जाएगा, फाई आउट हो जाएगा। cos 180 कैसे आया, क्योंकि देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, और यहां पे जो ये सर्कल पोर्शन आएगा तो इसका एरिया किधर आएगा, इधर आएगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, इसका एरिया इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। यहां आप ये समझो cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, और माइनस यहां आएगा तो ये इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में, प्लस में आ जाएगा फाई आउट। और वैसे भी आपको पता है फाई आउट किस में आता है, प्लस में। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर फाई आउट। अब बताओ तुम आर की वैल्यू दे रखी थी, ई की वैल्यू दे रखी थी, पाई की वैल्यू हम जानते हैं, फाई आउट यहां से निकल जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो हमसे पूछ सकता है। अब यहां एक और चीज है, अगर आपसे पूछ ले तो डायरेक्ट याद रखना। अब इसको देखो, दो चीजें याद रखना। फाई आउट का फॉर्मूला मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये है रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो डायरेक्ट याद रखना कि अगर आधी कटोरी दे दे, हमें आधा मतलब सेमी स्क्वायर दे दे, तो वहां पे फाई आउट का फॉर्मूला ई पाई आर स्क्वायर होता है, ई पाई आर स्क्वायर होता है। अब तुमसे एक और टाइप सेकंड क्या पूछ सकता है, मान लो ये पूछ ले कि इसका वो एरिया बताओ जहां से फ्लक्स पास होगा आउटर में, तो वो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे याद रखो कि इसका एरिया भी वही है जो इसका क्या आएगा, जो सर्कल का एरिया है वही कर्व सरफेस का एरिया है। कर्व सरफेस का वो एरिया जिससे परपेंडिकुलर फ्लक्स पास होगा तो वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस का वो एरिया जहां से फ्लक्स पास होगा तो वो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है। डायरेक्ट याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंप्लीट समझ में आ गया मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से यहां से हमारा कॉन्सेप्ट आ सकता है, बन सकता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। दूसरा जो हमारा बन सकता है वो क्या बन सकता है, यहां थोड़ा सा समझना कि किस किस प्रकार के जो है गाउस लॉ से हमारे पास में क्वेश्चन बन सकते हैं ना। देखो दूसरा मैंने ये बताया, पहला, दूसरा, तीसरा टाइप देखो। चलो ये अब इसमें तो कोई सी भी शेप आ जाए उसको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। वैसे तो मैं बताऊं इसकी शेप ज्यादा आती है, और एक यहां तो कोई सी आ जाए तो नेट 0 आती है, ठीक है ना। और इस प्रकार से हो जाए तो वो पूछ लेना। वो हमारे को अब क्यूब क्वेश्चन देगा। कौन से क्वेश्चन देगा, क्यूब क्वेश्चन। वो हम ये दे देगा, पहला देखो ये ऐसे दे दे आपको। अब सुनना, गाउस लॉ से निकाल रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहा हमारे को, बोल रहा है कि ये स्पेयर है। बोलो क्या है, स्पेयर है।
इसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, चार्ज। बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा, बोलेंगे हम Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। वो हमें बोलेगा कि ये सेमी स्पेयर है, ये सेमी स्पेयर हो गया, यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, बताओ, हाँ चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है Q, बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा। अब हमें क्या करना है, इस चार्ज को कवर करने के लिए आधा जो है ना सर्कल वो मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। अब ये चार्ज क्या हो गया, बिल्कुल क्लोज हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा इस, क्योंकि हम जितना इसको करते रहेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा वो, है ना। इसमें ऐसा ही होता है गाउस लॉ में, है ना, कई बार ऐसा होता है कि यार इसको क्लोज क्यों करे, ऐसे क्यों करे, वैसे क्यों करे, तो वो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब सुनो, ये क्यों है, तो मुझे तो ऊपर वाले एरिया से चाहिए फ्लक्स कितना होगा, तो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे, क्योंकि इस पूरे का कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस आधे का कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आ गई मेरी बात समझ। अगर मेरे पास में ऐसे आ जाए कि मेरे पास में कुछ इस प्रकार की जो है वो शेप आ गई, बोलेगा यहां चार्ज रखा हुआ है, बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा। तो इसको कवर करने के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो पूरा सर्कल बनाना पड़ेगा,